मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री श्यामली जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका यानी कि जोड़ी श्री। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की तरह न्यायपालिका भी सरकार का एक प्रमुख अंग है। राज्य में न्याय की व्यवस्था करना न्यायपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका एक सभ्य राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक भी है, साथ साथ उसकी कसौटी भी है। राज्य में व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा हो अथवा विधि का शासन हो, इन कार्यों को संपादित करने के लिए न्यायपालिका की नितांत आवश्यकता राज्य में पड़ती है अथवा रहती है। हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका आधुनिक संवैधानिक शासन की अनिवार्य शर्त है। हमने देखा कि न्यायपालिका सरकार का कितना महत्वपूर्ण अंग है। तो ये महत्वपूर्ण अंग है, तो ये क्या कार्य करता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, न्यायपालिका के कार्यों के बारे में। तो जो न्यायपालिका जो पहला कार्य है वह दीवानी एवं आपराधिक यानी फौजदारी विषयों का निपटारा करना। न्यायपालिका व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य या व्यक्ति और व्यक्तियों के मध्य, व्यक्ति और राज्य के बीच यानी व्यक्तियों और राज्य के मध्य और राज्यों के आपस के जो दीवानी अथवा फौजदारी मामले होते हैं उन मामलों का निपटारा या निस्तारण न्यायपालिका करती है। दूसरा न्यायपालिका का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह विधि की व्याख्या करना है। हम जानते हैं कि कानून बनाना व्यवस्थापिका का काम और कानूनों को लागू करना कार्यपालिका का काम है। अगर कानून बनाने में अच्छा कानून के लागू करने में किसी प्रकार का कोई लेकुना रहता है या वो संविधान के विपरीत होते हैं वो कानून, तो उन कानूनों को की व्याख्या न्यायपालिका करती है, उनकी समीक्षा करती है। और न्यायपालिका की शक्ति को न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहते हैं। कानून को लागू करने की प्रक्रिया में न्यायालयों के समक्ष ऐसे अवसर आते हैं जब कानून अस्पष्ट होता है। ऐसे अवसरों पर न्यायाधीश कानून की व्याख्या कर न्यायाधीश नागरिक को न्याय प्रदान करने का कार्य करते हैं। साथ साथ ही कई बार संविधान की जो अलग अलग धाराएं अनुच्छेद हैं उनकी व्याख्या करना भी न्यायपालिका का कार्य है। अगला जो कार्य है वो न्यायपालिका का वह है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। किसी भी देश में व्यक्ति के जो नागरिक के जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों की जो सुरक्षा के अभिभावक है वह न्यायपालिका मानी जाती है। अन्य कोई व्यक्ति या राज्य की संस्थाएं व्यक्ति के अधिकारों का हनन करती है तो व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण में जा सकता है और न्यायपालिका रिट जारी करके उन अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है। यानी व्यक्ति के अधिकारों को राज्य के द्वारा जो वायलेट किया जाते हैं उस वायलेशन से फंडामेंटल राइट्स को संरक्षित करती है। अगला जो न्यायपालिका का कार्य है वो संघीय शासन व्यवस्था की रक्षा करना। हम जानते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था संघ और राज्य सरकारी होती है, उनके मध्य अधिकारों और शक्तियों का विषयों का बंटवारा होता है। अगर संघ और राज्यों के मध्य अथवा राज्यों के आपस में अपने अधिकारों को लेकर किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उन विवादों का निपटारा करना न्यायपालिका का कार्य है। अगला जो न्यायपालिका का जो कार्य है वह है परामर्शदात्री एडवाइजरी वर्क्स या फंक्शंस। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के कई जटिल मुद्दे होते हैं जिनमें जटिल कानूनी प्रश्न उलझे होते हैं, निहित होते हैं। इन ऐसे राष्ट्रीय महत्व के जटिल कानूनी प्रश्नों पर सरकार को यानी कार्यपालिका या व्यवस्थापिका को न्यायपालिका कानूनी सलाह देती है। सामान्यतः भारत के अंदर अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है। अब यह है कि उस सलाह को सुप्रीम कोर्ट की सलाह को राष्ट्रपति माने या नहीं माने, या राष्ट्रपति सलाह करना चाहे नहीं करना चाहिए। सामान्य ये भी होता है कि कई मामलों में न्यायपालिका अपनी सलाह देती भी नहीं है। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका का संगठन। जब न्यायपालिका के ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो इसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की प्रणालियां प्रचलित है। पर सामान्यतः न्यायपालिकाओं का जो संगठन है वो एक पिरामिड की स्ट्रक्चर में होता है। उसका संगठन एक ऐसी श्रृंखला के रूप में किया जाता है
जिसमें एक स्तर के ऊपर उससे उच्च स्तरीय न्यायालय रहता है और सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाता है। हम इसको भारत के उदाहरण से समझें तो भारत में निम्न न्याय स्तर पर निम्न न्यायालय जो लोअर जुडिशरी है, जो मुंसिफ कोर्ट से लेकर जिला न्यायालय तक होती है, उसके ऊपर हाई कोर्ट्स उच्च न्यायालय होते हैं और हाई कोर्ट्स के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। हम बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति की। तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसकी 3 प्रणालियां प्रमुखतः प्रचलित है। पहली प्रणाली है कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। अधिकांश देशों में हम देखते हैं कि जिस भी न्याय कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव जिस भी व्यक्ति को न्यायिक दृष्टि से उचित समझे उसको न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकती है। पर इस प्रणाली के अपने 200 गुण हैं। इससे यह होता है कि कार्यपालिका अगर किसी व्यक्ति को अगर नियुक्त करती है तो वो निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर पाता, वो कहीं न कहीं उस कार्यपालिका के प्रभाव में होकर कार्य करता है। परंतु व्यवहार में हम देखते हैं कि एक बार न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद न्यायाधीश कार्यपालिका के प्रभाव से बाहर निकल जाते हैं और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से एक न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। अगली जो प्रणाली है नियुक्ति की वह व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में विधायिका यानी अमेरिका की कांग्रेस स्विस पार्लियामेंट के द्वारा न्यायाधीशों का निर्वाचन किया जाता है। तीसरी जो व्यवस्था है वो मतदाताओं द्वारा निर्वाचन। अमेरिका के कुछ राज्यों और स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटोनमेंट्स, साथ ही जापान में वोटर्स के द्वारा न्यायाधीशों की निर्वाचन किया जाता है। जिस प्रकार लेजिस्लेचर का निर्वाचन किया जाता है वैसे ही जुडिशरी के जो जजेज का निर्वाचन किया जाता है। एक तरह से देखें तो लोकतंत्र की ये पद्धति बहुत ही लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में अच्छी पद्धति भी है, परंतु इससे कहीं न कहीं जो न्यायाधीश चुन के आते हैं वो मतदाताओं से प्रभावित होते हैं, उनके बाइस्ड होकर कार्य करते हैं। इसलिए इस पद्धति को ज्यादा उचित नहीं माना जा सकता। तो तीनों पद्धति को अगर हम विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली सर्वाधिक उपयोगी साबित हुई है, जो ये व्यवहार से ये निकल के सामने आया है। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है और इसको स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका कैसे रखी जा सकती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा एवं प्रशासनिक निरंकुशता को प्रतिबंधित करने के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की सख्त आवश्यकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कुछ सिद्धांत आवश्यक है जिनके आधार पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता कायम की जा सकती है। इन स्वतंत्रताओं में जो पहली स्वतंत्रता है, शर्त है, वो है न्यायाधीशों का जो अपना जो उनकी सेवा अवधि, जो सेवा काल है, साथ साथ जो वेतन और अन्य सुविधाएं हैं वो निश्चित होनी चाहिए। उनमें उनके वेतन काल, उनके कार्यकाल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ आवश्यक है न्यायाधीशों को पर्याप्त आर्थिक वेतन और सुविधाएं मिले जिससे वो अपने निफिक्र होकर अपने न्यायिक कार्यों का संपादन कर सकें। दूसरी जो चीज है वो है कि जो न्यायपालिका की जो कार्य पद्धति है, जो फंक्शनिंग है, जुडिशरी जिन मेथड पे काम करती है, जिस सिस्टम पे काम करती है, उससे जुड़े हुए नियम होने वो सुस्पष्ट होना चाहिए। नियमों में कहीं कोई त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। अगली जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जो शर्त है वह है कि न्याय के कुछ निश्चित सिद्धांत होने आवश्यक हैं और उन निश्चित सिद्धांतों की परिधि में ही कार्य करते हुए न्यायाधीश निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकें। इसके साथ साथ ये भी विचार है कि सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों को राजकीय पदों पर नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए, क्यों कि इससे वो अपने आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में कुछ राजनीतिक पदों के लिए, शासकीय पदों की लालसा में वो कहीं न कहीं प्रभावित हो जाते हैं और निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाते हैं। एक विचार ये भी है कि न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं उनको, क्योंकि उनके पास काफ़ी पावर्स होती है, तो कई बार ऐसा महसूस किया जाता है कि वह अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि न्यायपालिका की न्यायाधीशों की रिकॉल की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी उनको बीच के अंदर अगर जनता या शासन उनसे संतुष्ट नहीं है तो उनका
न्यायाधीश के पद से वापस बुला लिया जाना चाहिए, यानी उनको हटा दिया जाना चाहिए। कई देशों में इसके लिए वहाँ पे महाभियोग की भी पद्धति लागू की गई है। तो इस प्रकार हमने सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बारे में चर्चा की, और ये बेसिकली मॉन्टेस्क्यू के 37 प्रकार के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली है।